नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में प्रैक्टिस संख्या 2 लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। इनको पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्री तल से सबसे अधिक है। ये जो है वीडियो के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, दार्जिलिंग, दूसरा है ऊटी, तीसरा है शिमला, चौथा है डलहौजी। ये चारों जो है शहर हैं भारत देश में स्थित। ये चारों जगह के चार शहर हैं, ठीक है। ये पहला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 2050 यानी 2050 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह जो है लघु हिमालय में पड़ता है, लगभग इसका जो लोकेशन है लघु हिमालय में पड़ता है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में इसका लोकेशन है, और शिवालिक श्रेणी। अगला है ऊटी। ऊटी जो है इसकी, ये जो है कहाँ पड़ता है, ये नीलगिरी में पड़ता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। नीलगिरी ये ज़िला है कहाँ का, तमिलनाडु का एक ज़िला है नीलगिरी। यहीं पर जो है ये पाया जाता है। ये शहर है, ऊटी शहर है कहाँ का, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का शहर है। इसकी जो है ऊंचाई जो है 2240 यानी 2240 मीटर है। अगला है शिमला। शिमला जो है कहाँ की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, कौन कौन सी, एक शिमला है, दूसरा है धर्मशाला। धर्मशाला जो है ठंडी के समय की राजधानी है, और शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है लगभग 2000 मीटर है, ठीक है। चलिए डलहौजी। डलहौजी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश का शहर है, हिमाचल प्रदेश का नगर है एक, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 1970 मीटर है। हिमाचल प्रदेश का एक शहर है डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी नहीं, जिन्होंने हड़प नीति लागू की थी। ये डलहौजी शहर है, नगर है वहाँ, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी हो गई, ये हो गया 2050, ये हो गया 2240, 2000, फिर 1970। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, ऊटी की, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, ऊटी। ऊटी शहर कहाँ है, तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी एक ज़िला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। चेन्नई यहाँ की राजधानी है, ठीक है। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कौन सा बिंदु सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा बिंदु स्थित है, ठीक है। पहला है इंदिरा काल, दूसरा है गुहार मोता, तीसरा है किबिथु, चौथा है इंदिरा पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। इंदिरा काल जो है सबसे उत्तरतम बिंदु है, ये लद्दाख में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, उत्तरी बिंदु है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख जो है एक जो है क्या है, केंद्र शासित राज्य है। जो ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। इसका पॉइंट कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। गुहार मोती, इसको गौर मोता भी बोलते हैं। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसकी जो है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट चैनल को क्या बोलते हैं, गुहार मोता। ये जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अगला है किबिथु, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश। इसको 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट को हम क्या बोलते हैं, किबिथु बोलते हैं। अगला है इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट जो है क्या है, सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु ये है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ये किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए, सबसे पूर्वी कौन सा हो गया, सबसे पूर्वी किबिथु, सबसे पश्चिमी गुजरात में गौरमौता, सबसे पूर्वी सबसे उत्तरी कौन सा, इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है खासी और जयंतिया, दूसरा है गारो पहाड़ी, तीसरा है मिकिर पहाड़ी, चौथा है शिलांग पहाड़ी। तो आप लोग जानते हैं कि मेघालय जो है हमारे देश में पूर्वोत्तर में स्थित राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य है कौन सा, मेघालय, ठीक है। इसमें जो है गारो, खासी, जयंतिया, 3 प्रकार की प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया नामक जनजाति निवास करती है। कहाँ पर, मेघालय में, ठीक है। ये गारो, खासी, जयंतिया नामक पहाड़ियों पर निवास करती हैं, इसीलिए इन जनजातियों का नाम है गारो, खासी, जयंतिया। आप लोग जानते हैं कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में कहाँ पर, मासिन राम में होती है। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। मासिन राम, बादलों का घर कहा जाता है इसको, ठीक है। बादलों का घर किसको बोलते हैं, मासिन राम को, ठीक है। चलिए अगला मिकिर पहाड़ी, अगला है शिलांग पहाड़ी। मेघालय जो है इसका गठन कब हुआ था, मेघालय का गठन जो है 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ था। जो है सबसे ऊंची चोटी इसकी है शिलांग चोटी। शिलांग चोटी की ऊंचाई है 1966 मीटर, 1966 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, शिलांग चोटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। पहला है ग्रेट चैनल, दूसरा है 8 डिग्री चैनल, तीसरा है पाक जल संधि, चौथा है 10 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर क्या है, पाक जल संधि। पाक जल संधि इसका राइट आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। ये किसके किसके बीच पड़ता है, भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जो है हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, PALK, नहीं तो पाक हो जाएगा। पाक मतलब पाकिस्तान होता है, तो उसको मत समझिएगा, ठीक है। तो ये पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। निकोबार और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है, ग्रेट चैनल। निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल पाया जाता है, ग्रेट चैनल, इंडोनेशिया के मध्य। और जो है अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, निकोबार को अलग करता है, ठीक है। अगला है 8 डिग्री चैनल। ये जो है मालदीव तथा मिनिकॉय, ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच पाया जाता है। ये इन दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो आप लोग देखिए, ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, निकोबार और इंडोनेशिया को। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है गोदावरी। इसका कूट दिया गया है। तो कूट में क्या दिया गया है, 2 और 1, 2 मतलब गंगा और 1,
एक मतलब कावेरी। कावेरी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है, प्रायद्वीपी नदी है। इसकी जो है लंबाई 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। और यह जो है त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ये जो है ब्रह्मगिरी से निकलती है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। गंगा जो है, गंगा जी कहाँ से निकलती है? गंगा जी निकलती हैं हिमालय से, ठीक है, गंगोत्री से, हिमालय के गंगोत्री से निकलती हैं और भागीरथी के नाम से निकलती हैं, भागीरथी के नाम से, ठीक है। तो ये हिमालय से हो गया एक नदी। अगला है ब्रह्मपुत्र, ये भी जो है हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से? मानसरोवर से। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है, यहाँ से निकलती हैं, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र निकलती है, तिब्बत से मानसरोवर झील से, ठीक है। इसकी लंबाई है 3848 किलोमीटर, 3848 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। और गंगा जी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबक की पहाड़ी से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक से। ये जो है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसको जो है प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को। दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी और सी, यानी दूसरा और तीसरा। तो सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को जो है सांगपो, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और जो है इसको जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ये असम से होकर जो प्रवेश करती है बांग्लादेश में, असम में जो है ये नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। एक नदी द्वीप का निर्माण करती है माजुली। माजुली नदी द्वीप कहाँ है? माजुली नदी द्वीप असम में है, ठीक है। और जो है इसकी लंबाई 3848 किलोमीटर। ये गंगा और जो है गंगा जी को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं इसको, बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। बांग्लादेश में गंगा जी को क्या बोलते हैं? पद्मा। और जो है बंगाल में क्या बोलते हैं? बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। पद्मा और जमुना जो जब मिलती हैं तो ये इनको संयुक्त रूप से मेघना बोला जाता है। मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पद्मा और जो है जमुना, यानी पद्मा किसका नाम है? गंगा जी का। और जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। तो ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो इनके संयुक्त जलधारा को, जो संगम पड़ता है, इनको बोलते हैं मेघना। मेघना की जलधारा बोलते हैं। इसी मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये रहे आपका एक अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको पूरा डिटेल से देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है त्रिपुरा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है सिक्किम, ठीक है। पाया तो त्रिपुरा में भी जाती है भूटिया जनजाति, लेकिन सर्वाधिक जो पाई जाती है वो सिक्किम में पाई जाती है। नागालैंड, अगला ऑप्शन है नागालैंड में नागा जनजातियाँ निवास करती हैं। नागा जनजाति यहाँ पर बहुसंख्यक हैं। नागा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी? नागालैंड में पाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाएंगी? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी
जो है अरुणाचल प्रदेश में तमांग और मिसमी और बुगुल नामक जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। त्रिपुरा में कौन सी पाई जाती हैं? त्रिपुरा में पाई जाती है कौन सी? त्रिपुरा में पाई जाएगी जो है ये आपकी ये पाई जाएगी भूटिया पाई जाएगी, और क्या पाई जाएगी? भील नामक जनजाति। भील जनजाति के बारे में बताएं आपको। भील जनजाति जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा निवास करने वाली जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ इनकी आबादी थी। ठीक है, लगभग 1,70,00,000 इनकी आबादी थी। अभी इनकी आबादी लगभग 8 करोड़ के आसपास है। सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील है। उसके बाद है गोंड, उसके बाद है संथाल, उसके बाद है बोडो। ठीक है, ये पहले नंबर पर कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाएगी? भील जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गोंड भी पाई जाती है, भील भी पाई जाती है। दूसरा है गोंड, तीसरा है संथाल, चौथा है बोडो। अब आएगी एक बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली का नाम सुने होंगे आप लोग। ये 92वां संविधान संशोधन, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली एक भाषा है जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जो है भारतीय भाषा की सूची में इसको 22 भाषाओं में शामिल किया गया था। ठीक है, 22 भाषाओं में कब शामिल किया गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इनको जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? भील। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सिक्किम। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, और आप अपने मित्रों के पास उनको बताइए कि क्लास चल रही है। ये यूपी आने वाले पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखा करिए। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।